मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी और एक दिन पहले ही रात 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 लाख के निजी मुचलके और कुछ शर्तों के साथ बेल दे दी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। ईडी के वकील ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 का जिक्र करते हुए कहा, यह सेक्शन पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जमानत पर रोक का अधिकार देता है, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से इसका मौका नहीं दिया गया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जमानत पर रोक लगाने के लिए अर्जी देने का अधिकार है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अर्जी खारिज कर दी गई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के उस आग्रह को खारिज कर दिया था जिसमें जमानत पर 48 घंटे की रोक लगाई जाने की मांग की गई थी। एसवी राजू ने कहा कि मैं जमानत पर रोक लगाने का अनुरोध करता हूं। कल रात जमानत का आदेश दिया गया था, लेकिन कोर्ट की वेबसाइट पर अब तक इसे अपलोड नहीं किया गया। हमें जमानत पर स्टे के लिए आग्रह करने का भी मौका नहीं दिया गया। अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से बहस भी पूरी नहीं की गई और मुझे आधे घंटे के अंदर जल्दी दलील देने के निर्देश दिए गए। मेरे पास इतना कम समय था कि लिखित अर्जी भी न दे सका। निचली अदालत ने आनन फानन में जो फैसला दिया वो पूरी तरह से विकृत है। अवकाशकालीन अदालत का फैसला अब सामने आ गया है। माना जा रहा है कि इस फैसले में वही सारी बातें लिखी हैं जो केजरीवाल और उनके वकील लंबे अरसे से कहते आ रहे हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ईडी को पक्षपाती बताते रहे हैं। अपने फैसले में भी कोर्ट ने ईडी को पक्षपाती कह डाला। स्पेशल कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय पर तल्ख टिप्पणियां की। अदालत ने यह भी माना कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है। हालांकि राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल कोर्ट के इस आदेश को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। जज न्याय बिंदु ने अपने आदेश में कई अहम बातें कही। कोर्ट ने कहा कि ईडी रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं रखा है जिससे पता चले कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर काम कर रहा था। जांच एजेंसी ये साबित करने में भी विफल रही कि विनोद चौहान का चरणप्रीत के साथ नजदीकी संबंध था। अदालत ने ये नहीं बताया कि जब चरणप्रीत से केजरीवाल के संबंध नहीं थे तो उसने 7 स्टार होटल का बिल कैसे दिया। कोर्ट ने सवाल किया कि इस तरह की जांच एजेंसी कैसे याचिकाकर्ता को दोषी साबित कर सकती है। यदि याचिकाकर्ता की इनसे पुरानी पहचान हो तो जज ने कहा कि ईडी स्पष्ट करने में विफल रही कि वो कैसे निष्कर्ष तक पहुंची कि विनोद चौहान से जब्त 1 करोड़ रुपए अपराध का हिस्सा है। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ईडी भी मानती है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत याचिकाकर्ता के खिलाफ पर्याप्त नहीं है और ईडी किसी तरह इसे जुटाना चाहती है, कोर्ट को सहमत कर सके कि आवेदक के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को तेज और निष्पक्ष होना चाहिए ताकि ये कहा जा सके कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध साबित किया जाना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस को बीजेपी ने एक और बड़ा झटका दे दिया। कांग्रेस पहले डिप्टी स्पीकर का पद मांग रही थी, लेकिन जब उसे एनडीए की तरफ से कोई भाव नहीं दिया गया तो वो प्रोटेम स्पीकर की मांग करने लगी। लेकिन एनडीए में कांग्रेस की इस मांग को खारिज करते हुए बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया गया। अब भर्तृहरि मेहताब ही सब निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसको लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। कांग्रेस का कहना है कि उनकी पार्टी के सुरेश के बीजेपी के सुरेंद्र कुमार 18वीं लोकसभा के सबसे ज्यादा बार 8 बार सांसद रहे, लेकिन वीरेंद्र कुमार मंत्री बन गए। ऐसे में के सुरेश को परंपरा के तहत प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था, लेकिन 6 बार बीजेडी से और 1 बार बीजेपी से यानी 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाकर परंपरा तोड़ी गई। कांग्रेस ने कहा उसके 8 बार के सांसद के सुरेश के बजाय बीजेपी के सांसद भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाना संसदीय मानदंडों को नष्ट करने की एक और कोशिश है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहिए था क्योंकि वो 8 बार सांसद निर्वाचित हो चुके हैं, जबकि मेहताब सिर्फ 7 बार के सांसद हैं। जयराम रमेश ने कहा ये कांग्रेस के लिए गर्व की बात है। समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग के नेता सुरेश ने 8 बार सांसद निर्वाचित होने की उपलब्धि हासिल की। उन्होंने कहा सरकार ये बताए कि सुरेश को नजरअंदाज क्यों किया गया। कांग्रेस ने कहा 18वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सांसद कांग्रेस के कोडी कुनिल सुरेश और बीजेपी के वीरेंद्र कुमार हैं। दोनों नेता 8वीं बार सदन में पहुंचे, जिनमें वीरेंद्र कुमार अब केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए यह उम्मीद थी कि सुरेश प्रोटेम स्पीकर होंगे, लेकिन उनकी जगह 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब को नियुक्त किया गया। वो 6 बार बीजेडी और अब बीजेपी के सांसद हैं। केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा कि संसदीय मानदंडों को नष्ट करने का एक और प्रयास। 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब को के सुरेश की जगह प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। के सुरेश अपने 8वें कार्यकाल में प्रवेश करेंगे। और एक निर्विवाद मानदंड है। अध्यक्ष के विधिवत चुनाव से पहले सबसे वरिष्ठ सांसद सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। ये हमारी पार्टी के लिए बेहद गर्व की बात है कि समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग के नेता
के सुरेश ने 8वीं बार सांसद बनने की उपलब्धि हासिल की। सरकार को यह बताना चाहिए कि उसने के सुरेश को नजरअंदाज क्यों किया। वो कौन सा कारक था जिसने उन्हें इस पद के लिए अयोग्य ठहराया? क्या इस निर्णय को प्रभावित करने वाले योग्यता और वरिष्ठता के परे कुछ गहरे मुद्दे हैं? हालांकि संविधान में संसद के प्रोटेम स्पीकर पर जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। प्रोटेम की नियुक्ति अस्थायी तौर पर तब तक के लिए होती है जब तक कि स्थायी सदस्य नियुक्त नहीं हो जाता। भले संविधान प्रोटेम स्पीकर के पद के बारे में कुछ न कहता हो, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री के आधिकारिक पुस्तिका में उनकी नियुक्ति शपथ ग्रहण के बारे में बताया। प्रोटेम शब्द लैटिन के प्रो टेम्पोर से आया है, जिसका मतलब होता है अस्थायी रूप से या अस्थायी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक तरफा फैसला करते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, लेकिन हाईकोर्ट ने कुछ घंटे के अंदर ही उस फैसले पर रोक लगा दी। ईडी ने निचली अदालत के फैसले को विकृत बताते हुए हाईकोर्ट को बताया कि वहां न मुझे जवाब देने दिया गया और न ही लिखित दलीलों को देखा गया। यहां तक कि हमें हाईकोर्ट जाने तक का भी वक्त नहीं दिया, क्योंकि पूरा फैसला आया ही नहीं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और माना जा रहा है कि अदालत का फैसला आने तक केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि हाईकोर्ट कब और कैसा फैसला सुनाता है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी, जिसे ईडी ने हाईकोर्ट में तुरंत चुनौती दी। ईडी ने कोर्ट में काफी मजबूती से कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उनकी दलीलों को नजरअंदाज किया। इतना ही नहीं, उससे पर्याप्त मौका तक नहीं दिया गया। जो भी बातें कही गईं, सबको ट्रायल कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। हाई कोर्ट में भी ईडी की ओर से पेश एएसजी एसपी राजू ने साफ कहा केजरीवाल दो तरह से दोषी हैं। पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने करोड़ों रुपए मांगे और आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर भी, क्योंकि इन पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने किया। वो इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं है। हमने 45 करोड़ को ट्रेस किया और ये भी दिखाया कि इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में कैसे हुआ। ये सब कुछ जमानत का आदेश खारिज करने के लिए काफ़ी है। इसके बाद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम ने जवाब दिया। उन्होंने ईडी की तेजी पर सवाल उठाए। यहां तक कहा कि किसी भी आरोपी ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया, एक भी पैसा बर्बाद नहीं हुआ। जिन गवाहों का नाम लिया जा रहा है उनको तुरंत जमानत दे दी गई, उन्हें लाभ पहुंचाया गया। ऐसा लगता है कि उन गवाहों ने दबाव में आकर बयान दिया। बीते करीब 5 घंटों की जिरह के बाद आखिरकार हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित रखने से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि वो ईडी की याचिका पर 2 या 3 दिन में आदेश पारित करेगा, तब तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक रहेगी। इससे साफ हो गया कि अगले हफ्ते तक केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। 2-3 दिन उन्हें जेल में ही बिताने होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि 25 जून को हाईकोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकता है। अगर हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा तो केजरीवाल के तिहाड़ से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट ने ईडी की दलीलों को मजबूत मानते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोई चारा नहीं बचेगा। फिर उन्हें अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जमानत मिलने की केजरीवाल की खुशी कुछ ही घंटों में काफूर हो गई। निचली अदालत की तरफ से आनन फानन में दी गई जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इसके साथ ही तिहाड़ जेल के बाहर आने की केजरीवाल की उम्मीदों पर पानी फिर गया। केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा सुनवाई होने तक निचली अदालत के आदेश पर रोक रहेगी। यानी केजरीवाल जब तक तिहाड़ जेल से रिहा नहीं होंगे, जब तक हाईकोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते, अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। इसके पहले निचली अदालत ने ईडी के सबूतों पर गौर करने की जरूरत नहीं समझी। ये भी नहीं देखा गया कि रिश्वत की रकम से केजरीवाल के 7 स्टार होटल में मस्ती की, वो भी अकेले नहीं, अपने पीए विभव कुमार और दूसरे सहयोगियों के साथ। कोर्ट ने नोटों के उन बंडलों की तस्वीर भी नहीं देखी जो विनोद चौहान के मोबाइल से बरामद की गई, जिसके साथ केजरीवाल चैट किया करते थे। इस चैट की तस्वीरों को भी देखने पढ़ने से मना कर दिया गया, जिसमें केजरीवाल पटना हाईकोर्ट के एक जज से मिलने को बेचैन थे। कोर्ट को केजरीवाल को जमानत देनी थी और वो दे दी गई। ईडी को हाईकोर्ट में अपील करने का वक्त तक नहीं दिया गया। फैसला देर से सुनाया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि जब तक केजरीवाल जेल से बाहर न आ जाएं, तब तक ईडी कुछ न कर पाए। ऐसे में कोर्ट के फैसले पर सवाल तो उठेंगे ही और उठ भी रहे हैं, क्योंकि इसी अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने तक से इनकार कर दिया था। लेकिन जैसे ही मामला अवकाशकालीन बेंच के सामने आया, केजरीवाल को झटपट जमानत मिल गई। इस मामले की सुनवाई जज निनय बिंदु ने की और इससे पहले फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इस मामले का फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को जमानत दी गई। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख रुपए के मुचलके की जमानत दी है। वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और इस मामले में सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट से मांग की कि केजरीवाल का मुचलका तब तक न जमा किया जाए जब तक इस मामले के
खिलाफ उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सके। इसके लिए ईडी ने 48 घंटों की मांग की थी। ईडी ने ये मांग इसलिए की थी कि पूरा फैसला आने में करीब 24 घंटे लगने हैं। हालांकि कोर्ट ने एजेंसी की ये मांग मानने से इनकार कर दिया और इस मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने स्पष्ट किया कि उसके पास दिल्ली शराब घोटाला के पक्के सबूत हैं। एजेंसी ने कहा कि उसके पास इस मामले में पैसे के लेन देन की तक की फोटो है। एजेंसी ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने अपने फोन का पिन बताने से भी मना कर दिया, जो मामले में शंका पैदा करता है। ईडी ने यह भी साफ किया कि अगर केजरीवाल निजी तौर पर इस मामले में नहीं शामिल हैं तो भी उन पर मुकदमा चल सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया वही हैं। मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपित बनाया गया। केजरीवाल के पक्ष ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोपों का कोई सबूत मौजूद नहीं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था और एजेंसी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ही इस पूरे मामले के सरगना है। एजेंसी का आरोप है कि दिल्ली में शराब नीति बदलकर निजी विक्रेताओं को लाभ पहुंचाया गया और उनसे बदले में लाभ प्राप्त किया गया। आतिशी मार्लेना कहती हैं कि दिल्ली में पानी का संकट हरियाणा की वजह से है, क्योंकि उसने दिल्ली का पानी रोक रखा है। यही आरोप हरियाणा पर बार बार लगाकर आतिशी अनशन करने का ऐलान कर चुकी हैं। लेकिन इन दिनों अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में पानी की कोई कमी नहीं, लेकिन दिक्कत टैंकर माफियाओं की है, जिन्हें सारे विधायक और एमपी दिल्ली का पानी बेच रहे हैं। लेकिन इसके ठीक उलट आतिशी कहती हैं कि टैंकर्स माफिया को रोक देने से भी पानी का संकट हल नहीं होने वाला, क्योंकि टैंकर्स माफिया तो थोड़ा ही पानी चुरा रहे हैं। दिल्ली के सीएम और एक मंत्री के पानी के संकट पर परस्पर विरोधी बयान को लेकर विपक्षी बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमलावर हैं। केजरीवाल को इस वीडियो में ये कहते सुना जा सकता है कि दिल्ली में पानी की कमी नहीं। वो दुनिया के कुछ दूसरे देशों और शहरों का उदाहरण देते हुए बताते कि दिल्ली में जरूरत के लिए पर्याप्त पानी मौजूद है, लेकिन विधायकों और सांसदों टैंकरों का कारोबार चला रहे हैं। टैंकर माफियाओं की ओर से ही पानी का संकट पैदा किया जाता है। वायरल वीडियो में केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में पानी की कमी नहीं। दिल्ली में हर दिन 840 मिलियन गैलन का पानी उत्पादन होता है और दिल्ली में 1.5 करोड़ की आबादी 220 लीटर प्रतिदिन पानी प्रति व्यक्ति उत्पादन होता है। इसका मतलब कि हर दिन हर व्यक्ति के लिए 11 बाल्टी पानी। जर्मनी में प्रतिदिन 150 लीटर प्रति व्यक्ति पानी पैदा होता है। इंग्लैंड में ये 150 लीटर प्रति व्यक्ति है। 24 घंटे पानी मिलता है, लेकिन 220 लीटर प्रति व्यक्ति उत्पादन के बाद भी दिल्ली में लोगों को पानी नहीं मिलता। हमने आरटीआई आवेदन से पूछा तो सरकार ने बताया कि 50% पानी लीक हो जाता है। इसका मतलब ये कि 420 मिलियन गैलन पानी लीक होता है। हमने कहा कि इतना पानी हर दिन सड़क पर आ रहा है तो 3 दिन में बाढ़ आ जानी चाहिए, लेकिन सड़क पर तो कहीं पानी नहीं दिखता। इसका जवाब आया कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन लीक कर रही है। तो हमने कहा कि इससे तो पानी का भूजल स्तर ऊपर उठना चाहिए, लेकिन वो भी नीचे जा रहा है। जांच करने पर पता चला कि दिल्ली में बहुत बड़ा टैंकर माफिया है। 1500 टैंकर माफिया कंपनीज दिल्ली में काम कर रहे हैं। ये 1000 करोड़ का बिजनेस है। 1500 कंपनीज किसकी हैं? ये सभी दलों के विधायकों और सांसदों की कंपनीज हैं। जब तक देश की राजनीति साफ नहीं हो जाएगी, आपके घर में पानी नहीं आएगा। आज ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? कांग्रेस के नेता भी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, अरविंद केजरीवाल जी, सब लोग परेशान हैं पानी, बिजली और बहनों से। आज स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को याद सबको आती है। अलका लांबा ने भी इस पोस्ट को रीट्वीट किया। मतलब केजरीवाल जिस हालात की बात कर रहे थे, दिल्ली में आज भी वही सब जारी है। तब विधायक और मंत्री कांग्रेस के थे, आज आम आदमी पार्टी के हैं। आधा पानी बर्बाद होता था, आज भी हो रहा है। ठीक है, हरियाणा पर फूटता था, आज भी फूट रहा है। फर्क इतना है कि तब जल बोर्ड की हालत इतनी खस्ता नहीं थी, लेकिन आज वो 80,000 करोड़ के घोटाले में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली क्या गए? कांग्रेस बेचैन हो गई। इटली में जिस गर्मजोशी से पीएम का स्वागत हुआ, उसे देख कांग्रेस इसलिए परेशान हो गई और पीएम मोदी की इटली यात्रा को लेकर सवाल उठाने लगी। अब सवाल ये कि कांग्रेस की इस बेचैनी की वजह क्या है? तो इसका आसान सा जवाब है ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला, जिसके दस्तावेज पाने के लिए भारत पिछले 10 साल से बेकरार है। कांग्रेस की बेचैनी के पीछे यही डर है जो उसे परेशान कर रहा है, वो भी ऐसे समय में जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली सफलता का जश्न मना रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी सवाल किया, G7 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी की इटली यात्रा के बारे में कांग्रेस लगातार क्यों शिकायत कर रही थी। और उन्होंने ये भी विवरण साझा किया कि सबसे पुरानी पार्टी को क्या चिंतित और परेशान कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि इटली के ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में अपनी अदालत के 225 पृष्ठों के विस्तृत फैसले और रिश्वत घोटाला से संबंधित कुछ दस्तावेजों को भारत के साथ साझा किया है। इससे साफ है कि ये दस्तावेज पूरे खेल को पलट सकता है
और भारत में हाई प्रोफाइल राजनेताओं और बिचौलियों को उनके इस अपराध के लिए दंडित भी किया जा सकता है, क्योंकि इन दस्तावेजों में उन सभी नेताओं और अफसरों के नाम दर्ज हैं जिनके बीच रिश्वत के 600 करोड़ रुपए की बंदरबांट हुई। इन नामों को मनमोहन सिंह की सरकार के दबाव में इटली की अदालत ने सील कर दिया था। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि पीएम मोदी की हाल ही की इटली यात्रा से लौटने के बाद इस वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले की जांच और अभियोजन गति पकड़ सकता है। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने, उसके लगभग 8 महीने पहले इटली की एक अदालत ने भारत से जुड़े सबसे बड़े रिश्वत घोटालों में से एक हाई प्रोफाइल कंपनी के सीईओ, एक इतालवी रक्षा कंपनी के अध्यक्ष और 2 बिचौलियों सहित 4 लोगों को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया था। लेकिन इस मामले में वहां की अदालत में दर्ज अभियुक्तों के पूरे बयान, अपीलों का पूरा लेखा जोखा, अदालत के अंतिम फैसले को 2013 में भारत के दबाव में तत्कालीन इतालवी सरकार द्वारा कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि इससे भारत के राजनीतिक और नौकरशाही प्रतिष्ठानों में भूचाल आ सकता था। इन दस्तावेजों के जरिए जो खुलासा होता, उससे भारत के प्रमुख राजनीतिक परिवार और बिचौलियों के पूरे नामों का खुलासा हो जाता, जिन्हें ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला में 600 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत मिली थी। इस मामले में भारत में इसको लेकर रिश्वत प्राप्त करने वालों के नाम इतालवी अदालत के दस्तावेजों में सील कर दिए गए। हेलीकॉप्टर घोटाला भले ही भारत में अंजाम तक नहीं पहुंचा हो, लेकिन इतालवी अदालत ने भारतीय समकक्षों को रिश्वत देने वालों को इस मामले में दोषी ठहराया। अब बताया जा रहा है कि इटली के द्वारा भारत को सौंपे गए सीलबंद इतालवी दस्तावेजों में रक्षा घोटाला में रिश्वत पाने वालों के नाम भी हैं। इससे यूपीए 2 के दौरान सत्ता में बैठे लोगों के लिए खतरे की घंटी बजना तय है और सबसे बड़े रक्षा घोटालों में से एक, जो 1 दशक तक दबा रहा, अब वह बाहर आने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।